नमस्कार, सुबह की बात सुनो सरकार में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज इस खास बुलेटिन में कुछ ऐसी खबरें हैं जिस खबरों को लेकर बिहार की सियासत गलियारे में तूफान मचा हुआ है। जी हां, बांका मस्जिद धमाके को लेकर या मदरसे के धमाके को लेकर लगातार अपने अपने नैरेटिव के अनुसार पॉलिटिकल पार्टी इसको भुनाने की कोशिश में लगे हुई है। एनआईए इस मामले की जांच अपने जिम्मे ले ली है, लेकिन थोड़ी देर पहले बांका एसपी डीएम ने कह दिया कि देसी बम का इस्तेमाल होता प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा हम आपको रघुवर दास की मुश्किलें बढ़ रही है। जो मामला राज्यसभा, याद करिए, जो राज्यसभा चुनाव के दौरान जो क्रॉस वोटिंग के लिए जो दबाव बनाने के लिए विधायक के घर गए थे, उसमें एक आईपीएस अनुराग गुप्ता भी साथ उस खेल में शामिल थे। उन तमाम पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई। पीए एक्ट जोड़ने की तैयारी चल रही है, कोर्ट में उस पर सुनवाई हुई है। और उसके अलावा कई और खबरें हैं, जैसे साइबेरियन बर्ड्स पटना पहुंच चुका है। मतलब अब 24 से 48 घंटे में मानसून अब दस्तक देगी। चलिए अब हम खबर की शुरुआत बांका मदरसा विस्फोट से करते हैं। जी हां, बांका बम विस्फोट से क्या आतंकियों का तार जुड़ा हुआ है? विस्फोट के बाद ही जिस तरीके से सियासत अपने अंदाज में चीजों को देखनी शुरू की थी, तो स्वाभाविक तौर पे एनआईए तक ये मामला जाना तय हो गया था। एनआईए ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है और अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी। लेकिन इन सब से इतर जो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, जो सियासत चल रही थी उसको बांका के डीएम एसपी ने उन तमाम कयासों को खारिज कर दिया है और कहा है कि जो विस्फोट हुआ है उसमें जो फॉरेंसिक रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट जो दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है कि इसमें देसी बम का इस्तेमाल हुआ है। और अगर देसी बम के इस्तेमाल की बात सामने आती है तो फिर एनआईए को इस मामले में कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एनआईए ने निर्णय ले लिया है इस मामले की वो खुद जांच करेंगे और उन्हें लगता है कि स्लीपर सेल, क्योंकि बांका और देवघर का जो वो इलाका है, उस इलाके में स्लीपर सेल को लेकर पहले भी खबरें आती रही हैं और एनआईए के नज़र में वो इलाका रहा भी है। गांधी मैदान और बोधगया ब्लास्ट के दौरान भी झारखंड के रांची और देवघर के इलाके में कहीं न कहीं उसका तार जुड़ा था। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर जो सियासत चल रही है, वो सियासत भी कहीं न कहीं हमें लगता है कि इस पूरे मामले को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी हमलावर हैं। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेता बार बार ये मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो जीतन राम मांझी अटैक करते हैं कि न्यायिक जांच तो बात की बात है, ये जब कभी भी दलित उभरता है तो उनको नक्सली कहा दिया जाता है। कभी जब मुस्लिम पढ़ाई करने जा रहे हैं तो मदरसा को आतंकी घोषित किया जा रहा है। मतलब सियासत दोनों तरफ से चल रही है। लेकिन जरा पहले हम इस पूरे मामले में बात करते हैं मरगू बालम से कि एनआईए को, हाँ, तो हमारे साथ खगेंद्र जुड़ गए हैं बांका से। खगेंद्र, क्या अपडेट है? जो डीएम एसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, थोड़ी देर पहले तक स्थिति लग रही थी कि एनआईए ने इस केस को अपने अंदर ले लिया है। लेकिन पहले हम डीएम और एसपी की क्या प्रतिक्रिया है पहले सुनाते हैं, फिर हम खगेंद्र के साथ खगेंद्र से बात करेंगे, विस्तृत बातचीत करेंगे, बांका चलेंगे। लेकिन पहले डीएम एसपी क्या कह रहे हैं जरा आप भी सुनिए। हाथ पे कई जगहों पर है, लेकिन वो कोई भी इंजरी एक्सप्लोसिव इंजरी नहीं, विस्फोटक पदार्थ का इंजरी वो नहीं है। ये उसमें एस्फिक्सिया, दम घुटना भी लिखा गया है। उनके ट्रेकिया में, सांस की नली में धुआं विस्फोटक का होने की बात अंकित की गई है। इस तरह की चीज़ें हैं। इंजरी भी है, लेकिन वो सभी इंजरी किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट का है, कोई हार्ड एंड ब्लंट टाइप का, दीवार का, ईंट का, इस तरह की कोई चीज़ें हो सकती है। रहती लैंड का है, प्राइवेट स्कूल टाइप का ऐसी चीज़ है, निबंधित भी नहीं। इसमें करीब 50 से 60 बच्चों की जो है सूचना हम लोगों को। चलिए, तो डीएम और एसपी ने पूरी तौर पर यह स्पष्ट कर दिया कि
जो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें दम घुटने से बहुत की बात सामने आई है। एक्सप्लोसिव के वजह से जो मौत होती है उस तरह की इंजरी नहीं देखने को मिली है। चलिए खगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। खगेंद्र, डीएम-एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले को पटाक्षेप कर दिया, क्या कहना था डीएम और एसपी का? जिस तरह से खबरें आ रही थी उन खबरों को खंडन क्रिया प्रेस वार्ता की, जिस तरह से लोग मीडिया में खबरें अलग अलग चैनल अखबारों में चल रही थी कि आईडी ब्लास्ट है या फिर इसका कनेक्शन पश्चिम बंगाल से या बांग्लादेश से, इन सभी बातों का उन्होंने खंडन किया है। खंडन तो लेकिन जो खंडन सिर्फ ब्लास्ट को लेकर किया, ये आईडी ब्लास्ट नहीं था। आईडी ब्लास्ट में जिस तरह के एक एक्सप्लोसिव का उपयोग होता है उसकी कहीं संकेत नहीं मिले, जो उसमें इक्विपमेंट होता है वो नहीं मिला। हालांकि इसके ये बम क्यों रखा गया था इसके उन्होंने जांच की बात कही है और इसका कनेक्शन कहाँ था तो इन पर भी जांच की बात कही है। लेकिन आईडी ब्लास्ट को पूरी तरह से उन्होंने खारिज किया कि आईडी ब्लास्ट नहीं था, ये बिल्कुल देसी बम का उपयोग हुआ। पहले भी इस तरह का बम का उपयोग उस गाँव में हुआ था, तब हो सकता है कि जो लोग हैं उस तरह के बम को मदरसा में छिपा कर रखे गए हैं। तो कौन लोग उस पर जांच की जा रही है कि मदरसा बोर्ड से कहीं से भी ये नहीं कि निबंधित नहीं था, ये स्थानीय लोग चला रहे थे, स्थानीय लोगों का उस मदरसे में दबदबा था। तो हो सकता है स्थानीय अपराधी हो कहीं न कहीं मौलवी को अपने गुडसत में लेकर वहाँ पे जो देसी बम हो वो इकट्ठा करके रखे। जो पहले से इस तरह की बातें सामने आ रही थी, जो दो गांव के बीच कुछ बालू विवाद का है और जो दूसरा गांव है उस गांव का रास्ता उसी मदद से होके जाती है। हो सकता है उस गांव के कुछ दबंग लोग उनको निशाना बनाने के लिए सड़क के किनारे उस तरह का देसी बम को रखा गया, लेकिन ये बम देसी था और भारी मात्रा में था, इसलिए जो मदरसा का दीवार गिरा है और दीवार गिरने छत गिरी है। ये प्रारंभिक जांच में बाका एसपी और डीएम ने बताया जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाका मदरसा विस्फोट मामले में जो अपडेट है कि जिस एक व्यक्ति की मौत हुई है उसके डेड बॉडी में कोई भी एक्सप्लोसिव इंजरी नहीं है, मतलब कोई बम अगर होते तो छींटा लगने से इंजरी जो होती है वो इंजरी नहीं है, हार्ड ब्लंट इंजरी है, मतलब किसी भारी चीज पर से चोट लगा है, मतलब बिल्डिंग गिरने से उन्हें चोट लगे, गहरी चोट लगे और उससे वजह से मौत हुई है। कोई एक्सप्लोसिव का वो एविडेंस नहीं है कि किसी आरडीएक्स या किसी अति संवेदनशील एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ हो, ऐसा भी प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन अब केस को एनआईए ने टेक ओवर कर दिया है, अब एनआईए अपने तरीके से भी जांच करेगी। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे उन कयासों को बांका एसपी और डीएम ने खारिज कर दिया है। और अब जो सियासत चल रही है प्रदेश में, अब उस सियासत को भी लेकर एक नए तरीके से चीजें सामने आ सकती हैं। चलिए अब दूसरी खबर झारखंड से, घेरे में रघुवर। जी हाँ, रघुवर दास की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। याद होगा राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायक के खरीद फरोख्त को लेकर एक सीडी जारी हुई थी। हालांकि उस वक्त बाबूलाल मरांडी इसके किरदार थे और वो लगातार इस मामले को एक्सपोज कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन तक गए, लेकिन आज तो दोनों अपने एक ही साथ ही हैं। इलेक्शन कमीशन के आदेश पर अनुराग गुप्ता पर कार्रवाई करने के लिए आदेश इलेक्शन कमीशन ने दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हेमंत सोरेन जैसी सत्ता में आए कार्रवाई हुई, सस्पेंड वो हुए और अब इसमें कहीं न कहीं पीसी एक्ट लगाने की बहस चल रही है कोर्ट में। अब विजिलेंस कोर्ट को ट्रांसफर किया गया है इस केस में कि पीसी एक्ट लगे या नहीं लगे, क्योंकि अगर पीसी एक्ट लगता है तो फिर आप कह सकते हैं कि जो इसमें अभियुक्त हैं एक IPS अधिकारी हैं, उनके प्रेस सलाहकार हैं और रघुवर दास खुद हैं। तो अगर उस स्थिति में अगर पीसी एक्ट लगता है तो फिर रघुवर दास की मुश्किलें बढ़ सकती है। और जांच विजिलेंस कर रही है, विजिलेंस की टीम कर रही है, थाने में केस दर्ज है और अगर पीसी एक्ट जुड़ता है तो वो केस स्वतः विजिलेंस के साथ चला जाएगा। हमारे साथ संदीप जुड़े हुए। संदीप, पूरा मामला क्या है? जी हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ यह मामला है। 2016 से जुड़ा हुआ यह मामला है, जब राज्य में चुनाव 2 सीटों के लिए, राज्यसभा सीट के लिए यहाँ पे चुनाव होना था और 3 कैंडिडेट इस चुनावी मैदान में थे और जिसमें बीजेपी के ही 2 कैंडिडेट थे, एक जेएमएम के कैंडिडेट थे। हालांकि दोनों बीजेपी के कैंडिडेट की ही जीत हुई थी इस चुनाव में, पर बाबूलाल मरांडी ने चुनाव आयोग में एक आवेदन दिया था और इसकी शिकायत की थी कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और जो वीडियो और ऑडियो टेप जो वायरल हुआ था उसको आधार बना
बना के कह सकते हैं जगन्नाथपुर थाने में जो विधायक निर्मला देवी है, योगेंद्र साव है, दोनों कांग्रेस से विधायक हैं और मंत्री भी रहे योगेंद्र साव, उन्होंने आवेदन देके कोर्ट जो जगन्नाथपुर थाना है वहां पे इसका मामला दर्ज करवाया था 2018 में, जिसके बाद कह सकते हैं पीसी एक्ट जोड़ने के लिए इसमें एक आवेदन अभी सिविल कोर्ट में दाखिल किया गया था आईओ के मार्फत से, और इसको पुटअप जो सिविल कोर्ट के मजिस्ट्रेट हैं अनुज कुमार की अदालत में इस केस को पुटअप किया गया था और 2 दिन कह सकते हैं इस पे बहस भी हुई और जो सरकारी लोग अभियोजक थे वे अपने जो एविडेंस थे और जो तर्क थे उनको रखा था कि जिस तरह से जो सीडी और ऑडियो टेप जारी हुए थे उस समय जो मिले थे उसको आधार बना के और उसमें पीसी एक्ट जोड़ने की बात कही थी, जिसके बाद आज उस पर फैसला हुआ है और अनुज कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए इस पूरे मामले को विजिलेंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। यानी अब विजिलेंस कोर्ट में इसकी पूरी सुनवाई होगी। अब निर्भर करता है विजिलेंस कोर्ट पे भी कि अब पीसी एक्ट की जो धाराएं हैं वह इन तीनों पे लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि जो आवेदन जगन्नाथपुर थाने में दिया गया था उसमें साफ तौर पे इन सारे एविडेंस को जमा किया गया था। निर्मला देवी जो विधायक है उन्होंने खरीद फरोख्त और प्रलोभन देने का आरोप इन तीनों पर लगाया था, जिसके बाद जो एडीजी थे अनुराग गुप्ता उसको हेमंत सोरेन की जब सरकार आई तो सबसे पहले उनको निलंबित किया गया यहाँ से, और उसके बाद सरकार ने भी इस पीसी एक्ट को इसमें जोड़ने की अनुमति प्रदान की है, जिसके बाद से कह सकते हैं कोर्ट में यह मामला चल रहा है। और आज अनुज कुमार जो मजिस्ट्रेट हैं सिविल कोर्ट में, उनकी कोर्ट से इस मामले को विजिलेंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संदीप जुड़े हुए थे रांची से। मतलब अब विजिलेंस कोर्ट ये तय करेगी कि इस मुकदमे में पीसी एक्ट की धाराएं लगेंगी या नहीं लगेंगी। चलिए हम इस खास बुलेटिन को जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जिस खबर पर हम अब चर्चा करने जा रहे हैं, जी हाँ, शौचालय बना आशियाना, वो भी मुख्यमंत्री के गृह जिले में। गरीबी किस कदर एक परिवार को तबाह कर दिया है, जरा इस खबर को आप देखिए कि घर नहीं है, छत नहीं है, खपरेल तो दूर की बात करिए, जब उन्हें कहीं आशियाना नहीं मिला तो वो शौचालय में रहने लगे। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और खबर चलने के बाद दादी पोती शौचालय में रह रही है। ये खबर चलने के बाद कई संगठनों ने उन्हें मदद करने के लिए पहुंचा है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार कहाँ सोई हुई है। सरकार को जगाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि जो तस्वीर है वो तस्वीर बदलती भारत की तस्वीर नहीं है। एक ऐसी तस्वीर है जो भारत का कुव्यवस्था या यूं कहें भारत के अंदर जो अभी भी विषमताएं हैं उसको परिलक्षित कर रही है। कि दादी और पोती घर में रहने के बजाय अगर शौचालय में रहने के लिए मजबूर होना पड़े तो आप सोच सकते हैं। जरा देखिए कि इस को लेकर क्या कह रहे हैं गांव वाले, फिर हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे। और आज कुछ लोगों ने मदद भी किया है उन्हें इस खबर के चलने के बाद। जरा पहले उक्त दादी का क्या कहना जरा सुनिए, फिर हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे। मगरौता पंचायत में है अभी हम लोग, और इनकी स्थिति बद से बदतर है, रहने का घर नहीं और शौचालय में किसी तरह अपने पोती के साथ रह रहे हैं। और अभी जब गांव आए तो पता चला इनके बारे में सारा बात कि गांव के सहयोग से इनका पेट चल रहा है। अब ये तो जांच का विषय हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम लोग जब इनका बारे में समाज के से मिल करके उजागर किए इनका सच्चाई, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी और एसडीओ साहब आए। जब प्रशासनिक दबाव पड़ा तो एसडीओ साहब तो आए, तो जरूर रात में आनंद फानंद में। जी हाँ, पदाधिकारी या डीएम साहब की भी बयान आपने सुन लिया कि हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है। चलिए अब हम अपने संवाददाता से जरा बात करते हैं। राजकुमार हमारे साथ जुड़ के। राजकुमार, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये हुआ कि इसका जो परिवार था वो परिवार कुछ दिन पहले देहांत हो गया था। उसका पोती भी अनाथ हो गई थी और दादी अकेले थी, जिसके बाद से जो है इसे रहने के लिए कहीं पर आश्रय नहीं मिल रहा था, जिसके कारण
सरकार द्वारा जहां पर शौचालय बनाया गया था उसी शौचालय में उन्होंने अपना डेरा ले लिया। जैसे ही इस बात की जानकारी मीडिया कर्मी को लगी तो मीडिया कर्मी ने इस कवरेज को किया। हालांकि प्रशासन इस बात को अभी मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब खबर चली है तो इसके बाद जो है प्रशासन भी हरकत आई है और कुछ जनप्रतिनिधि भी पूरी तरह संज्ञान में लिया है। खबर दिखाने जाने के बाद जो भाजपा के नेता थे वो वहां पहुंचते हैं, उन्हें 1000 रुपया नगद और कुछ राशन की सामग्री देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, वृद्धा पेंशन की योजना चल रहा है, आखिर ऐसी महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिलता, जबकि जो हिंसा के विधायक है उनके घर से कुछ ही दूरी के बाद ये महिला जो है शौचालय के पास रह रही है, बावजूद इसको किसी तरह की सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन योजना, कई तरह की योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। फिर भी परिवार के आसरा ऊपर उठ जाने के बाद जवान बेटा इनका देहांत कर गया, उनकी पत्नी देहांत कर गई, उसके बाद एक पोती और दादी है जो उनके पास कोई आशियाना नहीं है, तो वो शौचालय जो सरकार की तरफ से बनाया गया है उसी शौचालय में रहने को मजबूर है। ये हमारी गांव की तस्वीर है। चलिए अब हम दिखाते हैं, हाजीपुर से खबर आई रही है कि बैंक में डकैती हुई है और ये डकैती का जो तरीका है, अमूमन अभी बिहार में जितनी भी बैंक डकैती की घटनाएं घटी हैं सभी डकैतियों में इस तरह के मोड ऑफ ऑपरेंडिस का इस्तेमाल किया गया। मतलब घटना को अंजाम देने का जो तरीका अपनाया गया है वो तरीका ये है कि बैंक खुलते ही अपराधी घुस जाते हैं। जैसे ही बैंक खुला और साथ में बैंकर्स के साथ अपराधी घुस जाते हैं, उस समय में ग्राहक भी नहीं रहते और आराम से जब जैसी बैंकर्स घुसते हैं बाहर से ताला बंद करके पैसे लूट कर चलते बनते हैं। 19 हालांकि करोड़ों के लूट की बात खबर आ रही थी, लेकिन अब खबर आई है कि 19 लाख रुपए की लूट हुई है। और इस लूट में हालांकि हाजीपुर बैंक डकैती के मामले में बिहार ही नहीं देश स्तर पर बड़े गैंग जो ऑपरेट हो रहे हैं उसमें हाजीपुर के बैंक से जुड़े हुए गैंग की लगातार चर्चाएं होती रहती है कि जब कभी भी कहीं किसी देश के किसी भी जगह पे बैंक की डकैती होती है तो हाजीपुर से उसका तार जरूर जुड़ता है। और ये दिन दहाड़े घटनाएं घटी हैं और इस पर जरा सुनिए पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, फिर हम अपने संवाददाता से बात करेंगे। HDFC है जड़ुआ में, वहीं पर लूट की बात बताई जा रही है। 10:20 में 4 अपराधकर्मी अंदर प्रवेश किए थे, हथियार के बल पर लूटपाट किए हैं। अभी करीब 1 करोड़ 19 लाख का लूट का बताया जा रहा है और हिसाब जोड़ रहे हैं लोग। ये जड़ुआ शाखा है, अराउंड 10:20-10:25 के बीच में जो जानकारी हासिल हो रही है, हम लोगों ने देखा है कि 5 लोग घुसे हैं और बैंक रॉबरी करते हुए बाहर निकले हैं। कुछ लूट जो हम मिल रहे हैं वी आर फॉलोइंग दोस्त। कितने के लूट हुए? अराउंड 1 करोड़ जो उनका अमाउंट है उससे ज़्यादा हम लोग चेक कर रहे हैं, अभी एक्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया, बट वी आर सेइंग अराउंड 1 करोड़। चलिए हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं हाजीपुर से। पंकज, अब काफी वक्त हो गया है, 10 बजे घटना घटी, अब क्या इस जानकारी है लूट को लेकर? कितनी राशि की लूट हुई है? किस तरह के गैंग पर संदेह हो रहा है पुलिस को? क्योंकि हाजीपुर एक ऐसा जगह है वैशाली जहां देश में कहीं भी बैंक की लूट की घटनाएं घटती है तो उसका तार वैशाली से जरूर जुड़ता है। अब वैशाली में ही इस तरह की घटनाएं घट गई है, क्या कहना है पुलिस का? आईजी भी अभी आके घटनास्थल का निरीक्षण करके लौटे हैं मुजफ्फरपुर, क्या कहना है? टोटल 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लूट की बात सामने आ चुकी है। 1 करोड़ 19 लाख रुपया लूटा गया है। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे अपराधी तक पहुंचने के लिए पुलिस अपने स्तर से काम कर रही है। लेकिन फिलहाल इतना घंटा बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई खास इसमें उपलब्धि नहीं मिल पाई है। लेकिन एक बहुत बड़ी वारदात हुआ है, 1 करोड़ 19 लाख रुपया लूटा गया है। वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में लूटा गया, जहाँ कल्पना भी नहीं किया जा सकता है कि इतनी बड़ी लूट की घटना लोग दे सकता है, अपराधी वहां पे दे सकता है। और जो भी अपराधी घटना को अंजाम दिया है वो तकरीबन 20 से 25 के अंदर का ही लड़का दिखाई देता है। जो CCTV में दिखाई दे रहा है वो 20 से 25 के अंदर का ही लड़का है। और रुपये को बड़ा आसानी से बोरे में बंद करके बैंक से बोरा में रुपया ले करके और आसानी से बैंक से निकल जाता है। और बहुत देर के बाद आसपास के बैंक वाले को पता तब चलता है, आसपास के दुकानदार को पता तब चलता है जब पुलिस की गाड़ी आती है, तब पता चलता है कि बैंक में डकैती हुआ है। उसके पहले जरा सा भी आसपास के दुकानदार को कोई आभास नहीं हो पाता है कितना बड़ा इस बैंक में लूट की घटना को अंजाम दे करके बदमाश निकल चुका है। तो ये बहुत सोचनीय, बहुत ही दूसरे तरह का मामला आ रहा सामने कि इस तरह से लोग आखिर बैंक के अंदर जो ग्राहक थे जिसका रुपया लूटा गया या बैंक कर्मी थे शोर क्यों नहीं मचाया इस मामले को लेकर के। तो बहुत बिंदु पे बात जांच चल रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस को अभी कोई हाथ नहीं लग पाया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ
पंकज जुड़े हुए थे हाजीपुर से कि पुलिस के पहुंचने के बाद पता चला आसपास के लोगों को कि बैंक में डकैती कर रहे हैं। चले महामारी पर अफवाह भारी। जी हाँ, बेगूसराय से ये खबर है और वहाँ टीकाकरण को लेकर लोगों के उत्साहित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन टीका लेने के लिए लोग तैयार नहीं है। खास करके महिलाएं तो और भी तैयार नहीं है, खुलकर वो विरोध कर रही हैं। प्रशासन के लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चौकीदार से लेके आंगनबाड़ी सेविका से लेके सभी पदाधिकारी गांव में पहुंच रहे हैं कि आप कम से कम टीका लीजिए, बिना टीका लिए हुए कोरोना पर हम विजय हासिल नहीं कर सकते। लेकिन हालात ये है कि ये विरोध लगातार जारी है बिहार के अलग अलग हिस्सों से, और यही वजह है कि टीका एक्सप्रेस रथ पहुंचने के बावजूद जो स्थिति है, गांव-गांव में टीकाकरण को लेकर विरोध चल रहा है, और जो एक अभियान की सफलता सामने आनी चाहिए थी वो सफलता दिख नहीं रही है। क्या मसला है, क्यों ये स्थिति बनी है, हम अपने संवाददाता से भी बात करेंगे, लेकिन अधिकारी और वहां गांव के लोगों का क्या कहना है जरा आप भी सुनिए। वैक्सीनेशन कोरोना की सुरक्षात्मक कड़ी में सबसे अहम कड़ी है, और ऐसे में आज बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड के सटे मुसहरी में जब हम लोग दलित बस्ती में गए और मेरे साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य टीकाकर्मी थे, तो उन लोगों ने इसका तीव्र विरोध किया। ग्रामीण अंचलों में जाने के बाद ऐसा लगता है कि उनमें जागरूकता का अभाव है, अज्ञानता है, इसीलिए बड़े पैमाने पर सरकार के स्तर पर, स्वयंसेवी संगठनों के स्तर पर और सामाजिक संगठनों को ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। सौरभ, क्या है मसला, मतलब क्यों ये स्थिति बन रही है कि लोग लगातार खबरें आ रही हैं कि दलित बस्ती में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह दूर की बात है, विरोध झेलना पड़ रहा है अधिकारियों को, और अधिकांश गांव में भी यही स्थिति है। क्यों ये स्थिति बनती जा रही है, गांव के लोगों का क्या कहना है? देखिए, ग्रामीणों में एक अफवाह बेगूसराय में पिछले 15 दिनों से चल रही है कि कोरोना का टीका लेने के बाद लोगों की मौत हो जाएगी, बांझपन हो जाएगा। इसको लेकर के जिला प्रशासन और यहाँ के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कई बार लोगों से अपील भी कर चुके हैं, लेकिन यह अफवाह बेगूसराय में इतनी तेजी से फैली है कि जब जिला प्रशासन और बिहार सरकार के आदेश पर एक कोरोना टीका अभियान चलाया गया, एक्सप्रेस वाहन भेजे गए, 18 ब्लॉक में 24 वाहन वैक्सीनेशन को लेकर चलाया गया है, लेकिन लगातार ग्रामीण इलाकों में खास करके शिक्षा की कमी है। वैसे दलित और महादलित टोलों से लोग साफ टीका लेने से इनकार कर रहे हैं। अभी तक तो लोग समझाने अधिकारी जाते थे, डीएम के आदेश पर हर प्रखंड में बीडीओ, सीओ के अलावे और जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस काम में लगाया गया है कि ताकि लोग इन लोगों की बात माने और कोरोना का टीका लें। लेकिन अब अभी तक जो समझाने का कार्य किया, अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, वैसे में लोग अब विरोध भी करना शुरू कर दिए हैं। तो भगवानपुर की घटना जहां मुसार टोली में जब सांसद प्रतिनिधि, बीडीओ, सीओ और अन्य अधिकारी पहुंचे तो महिलाएं लाठी लेकर उन्हें मारने पर उतारू हो गई। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को बचाया और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इसके बावजूद लोग टीका लेने के लिए तैयार नहीं हुए, अलग अलग तरह के बहाने बनाए जाते हैं। दूसरी तस्वीर बखरी ब्लॉक की है। यहाँ भी जब महिलाओं को समझाने के लिए बीडीओ और अन्य अधिकारी पहुंचे तो यहाँ भी विरोध किया गया, और यहाँ तो कई तरह की बातें अधिकारियों को कही गई। यहाँ तक लोग कहने लगे कि मर जाएंगे तो हम खुद लाश फेंक देंगे, टीका लेकिन नहीं लेंगे। तो ये जो अफवाह है कि टीका लेने के बाद मौत हो जाएगी, ये अन्य तरह की है, बीमारी हो जाएगी, इसी को लेकर लोग लगातार टीका लेने से परहेज कर रहे थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बेगूसराय से सौरभ जुड़े हुए थे। अब जरा हम गया से इस खबर को देख लेते, शांति के लिए पिंडदान। जी हाँ, कोरोना काल में जितने भी कोरोना संक्रमित बिहारियों की मौत हुई है या देश स्तर पर जितनी मौतें हुई हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए गया में पिंडदान का आयोजन किया गया है, और ये पिंडदान के सामूहिक पिंडदान का आयोजन किया गया है। हालांकि मौत को लेकर सरकार के आंकड़ों में अभी भी विवाद चल रहा है। जैसे बिहार में ही कल तक वो 5000 कह रहे थे, अब 9000 से ज़्यादा लोगों की मौत की बात कह रहे हैं। तो आंकड़ा जो भी हो, इस आंकड़ों के खेल में पड़ने के बजाय जो शांति और सद्भाव की बात करने वाले लोग हैं या फिर धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, वो बोध गया के
जहाँ पिंडदान होता है फाल्गु नदी के किनारे, वहाँ सामूहिक रूप से भारत में जितने भी लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान का आयोजन किया गया है। जरा सुनिए इस कार्य के पुण्य कार्य में जो लोग शामिल थे उनका क्या कहना है। आज दिनांक 10 जून 2021 को श्री जी मनोहर लाल जी जो मेरे पिताजी हैं एवं श्री शिव स्वानंद सत्संकल्प फाउंडेशन हैदराबाद और आंध्र तेलंगाना भवन गया की तरफ से कोरोना में मृत लोगों के लिए एक सामूहिक पिंडदान का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई, जिनका श्राद्ध कर्म ढंग से नहीं हुआ, हमारे श्रद्धेय पंडा जी श्री संजय लाल भैया, विवेक लाल भैया, गोविंद लाल भैया और टुंटू लाल भैया सब मिलके प्रेरित किए। चलिए तो अब चलते चलते हम आपको दानापुर ले चलते हैं। मेहमान आए, मानसून लाया। जी हाँ, साइबेरियन बर्ड्स हैं और ये साइबेरियन बर्ड्स हर वर्ष दानापुर सैनिक कैंप में आते हैं वो, और जब वो आती हैं तो फिर बारिश, मानसून का आना तय हो जाता है कि अब साइबेरियन बर्ड्स जैसे ही दानापुर पहुंचा तो 48 घंटे से 72 घंटे के दौरान बारिश होनी तय होती है, मतलब मानसून का आगमन का ये संकेत। तो जरा देखिए किस तरीके से किलकारियाँ ले रही हैं साइबेरियन बर्ड्स, और सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी सचेत रहते हैं दानापुर कैंट के सैन्य अधिकारी, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस विदेशी मेहमान के साथ कुछ भी ऐसी घटनाएं न घटे जिससे भारत के मान और सम्मान पर असर पड़े। जरा देखिए इस पूरे अभियान को जिन सैन्य बल के द्वारा कह सकते हैं कि सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ ये कैसे संरक्षित रहें जो हर वर्ष आए, क्योंकि यहीं पे ये गर्भधारण अंडा देती हैं, फिर बच्चों के साथ ये उड़कर चल 2-3 महीने के लिए ये दानापुर आती हैं। जरा इस अभियान के सफलता में जो लोग लगे हुए, मतलब साइबेरियन बर्ड्स के अस्थायी, मतलब जो अस्थायी निवास है उस निवास में लगातार प्रतिवर्ष वो आते रहें और उसके उन्हें कोई असुविधा न हो, इसका ख्याल सैन्य छावनी द्वारा दिया जाता है। तो इस पे जो विशेषज्ञ हैं क्या कहते हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। दानापुर छावनी में हर साल मॉनसून में ये ओपन बिल स्टॉल्स को साइबेरियन बर्ड भी कहते हैं, और ये हर साल यहाँ पर आते हैं और यहाँ के जो ऊंचे पेड़ हैं और पुराने जो विशाल पेड़ है उस पर ये अपना घर बनाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये सदियों से यहाँ पर आ रहे हैं और ये अपने साथ जो है दानापुर इलाके के लिए अच्छा पैगाम, जिसको शगुन कहते हैं, अच्छा शगुन लेकर के आते हैं और खुशहाली और मॉनसून लेकर के आते हैं ताकि यहाँ के इलाके का प्रगति हो।